मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, मैं समझना चाहूंगी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो दूसरे राज्यों की तुलना में वो बेहद अलग सी यहाँ नजर आती है। कहीं ना कहीं यहाँ के रुझान से पता चलता है कि देश की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है, ये कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। तो मैं समझना चाहूंगी राजीव, आपका आकलन क्या कह रहा है? चेहरों पर राजनीति हमने यहाँ पर होती देखी, क्षेत्रीय शत्रवों को पीछे रखे पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है। उधर मुद्दों की राजनीति को लेकर लगातार कांग्रेस हावी होने की कोशिश कर रही है, मुद्दों के जरिए, गारंटीज के जरिए। आपका आकलन क्या कह रहा है? क्या है इन राज्यों में जनता का मूड? देखिए पूजा, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों से ये स्थिति है कि कोई भी चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ते हैं। ये बात अलग है कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत होता है और प्रधानमंत्री को क्रेडिट दी जाती है और तमाम फंक्शन वहाँ केंद्रीय कार्यालय पर होता है। और जब चुनाव हार जाते हैं तो उसका जिम्मेदार प्रदेश नेतृत्व जो और प्रदेश के जो नेता हैं उनके ऊपर दिया जाता है। मैंने तो कोई चुनाव नहीं देखा, अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, जहाँ भी होता है, और वो अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे, सबसे सुपरस्टार प्रचारक भी है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे राजस्थान का, जो भी बीजेपी की बात करता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने चुनाव के बारे में पूछा तो मैं तो पूजा ये है कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहीं की बात ज़्यादा करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ इन चुनाव में जा ना सका, ज़्यादातर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही रहा। इन दोनों राज्यों के बारे में मेरी जो समझ है, राजस्थान की अभी बात बाद में, अभी चुनाव में वक्त है। आज मध्य प्रदेश की जो बात मैं आपको बताऊं वो इलाका विपिन ने पूरे डिटेल में बता ही दिया है। देखिए, इस बार निगाहें इस बात की पर होंगी कि जो ये मालवा का क्षेत्र है, जो ये विंध्य का क्षेत्र है, जो ये आपके छतरपुर बुंदेलखंड का इलाका है, और इन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में, ग्वालियर चंबल का इलाका है, इन इलाकों में क्या स्थिति बनने वाली है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसकी सबसे बड़ी वजह ग्वालियर चंबल के इलाके में उसको इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई, करीब करीब 80% सीटें वो जीतने में कामयाब हुई। और भारतीय जनता पार्टी की जो इज्जत और साख बनी रह गई 2018 में, वो विंध्य क्षेत्र में उसे इतनी ज़्यादा सीटें मिली थी जिसकी वजह से, और मालवा से तो 2 क्षेत्र से उसे खूब सीटें मिली जिसकी वजह से वो 100 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई। तो कुल मिलाकर के आप अगर क्षेत्र वाइज देखेंगे तो विंध्य क्षेत्र में देखना दिलचस्प होगा कि जिस इलाके में रीवा, सीधी, सतना के इलाके में मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बीजेपी के कई कद्दावर नेता, मैहर की बात कर रहा हूँ, सतना की, पन्ना की, रीवा की, सीधी की, तो इन जिलों के कई बीजेपी के ताकतवर नेता या विधायक या सिटिंग विधायक बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे जो 8-10 सीटें हैं बीजेपी को अपने बागियों से सामना करना पड़ रहा है। 4-5 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी के भी बागी खड़े हो गए। तो अब इस इलाके में किस तरह का चुनाव होगा और विंध्य का दबदबा बीजेपी इस बार बरकरार रख पाए कि नहीं, एक चुनौती उसके सामने ये है। मालवा में भारतीय जनता पार्टी की जैसी स्थिति 18 में थी, मुझे वैसी ही दिखाई देती है। लेकिन 2018 में सबसे इंटरेस्टिंग अगर मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र है तो वो ग्वालियर चंबल का इलाका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्विच ओवर कर चुके, इधर से उधर जा चुके। पिछली बार इस इलाके ने, कहते हैं कि कांग्रेस को जन समर्थन दिया, उस इलाके में कांग्रेस को जन समर्थन पहले से भी अच्छा है और उसका एक वजह सिंधिया घराना माना जाता है। तो अब लोग कहते हैं कि पिछली बार 18 के चुनाव में इस इलाके को लगा था कि सिंधिया सीएम बन सकते हैं, इसलिए इतना बहुमत, इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। लेकिन इस बार क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प देखने में होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जमीन पर चंबल और ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस के में जाने के बावजूद अभी उतनी कमजोर नहीं, आज मतदान से एक दिन पहले मैं कहता हूं उतनी कमजोर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो 2018 का करिश्मा दोहरा पाएगी कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए ये जो मुकाबला है, ये जो चुनाव है, बेहद दिलचस्प है कि कोई भांप ही नहीं पा रहा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है।